नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार शाम को पूरी हो गई। हम अगर बड़े नेताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की सभाएं हुई हैं। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस केंद्रीय सरकार की योजनाओं को गिनाने में ज्यादा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। लाडली बहना योजना, जिसे गेम चेंजर भी कहा जा रहा था, जिसको अभी थोड़े दिनों पहले ही लॉन्च किया गया था, उसके बारे में भी सेंट्रल लीडर्स ने कोई बातचीत ही नहीं की अपनी रैलीज में। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है लगातार कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ ही दिनों पहले या 2-4 दिनों से यह भी कोशिश कर रही है कि राम मंदिर निर्माण को एक मुद्दा बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक इन चुनावों में कौन सा मुद्दा कितना हावी रहा है। क्या केंद्र सरकार की योजनाओं पर मध्य प्रदेश का चुनाव जीता जा सकता है, और यदि नहीं जीता जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ये कोशिश क्यों कर रही है। दूसरा सवाल ये भी है कि कांग्रेस क्या भ्रष्टाचार को, महंगाई को, बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में कामयाब होती दिख रही है, और यदि नहीं वो कामयाब हो रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को मुद्दा बनाने में कामयाब होकर इस इलेक्शन को हाईजैक या इलेक्शन को पोलराइज करने में कामयाब हो सकती है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक अहम पड़ाव पर आज चुनाव पहुंच गया है, नामांकन जो है प्रक्रिया पूरे हो गए। सर, आज अब आप हमको बताइए कि इस चुनाव में अभी फिलहाल मुद्दा क्या है, कौन कौन से मुद्दे हावी हैं। देखिए, जो आपने कहा, अगर स्थानीय स्तर पर देखें तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी और जो स्थानीय समस्याएं हैं जिनको लगातार दबाने की कोशिश की गई, जिनको अनदेखा किया गया, करप्शन 40% से ऊपर पहुंचा है, यहाँ 50% पहुंचा है, तो एक सतह के नीचे है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जहां तक बात करें आप तैयारी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में 80-20 का रेशियो चल रहा है। बीजेपी के पास ताकत है, पैसा है, साधन है, और वो पूरी तरह से इस तरह चुनाव लड़ रही है, जो आपने कहा नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके, जैसे वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। नीतियां उनकी हैं। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जो रणनीति है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखकर बनाई गई है। मध्य प्रदेश की पूरी बीजेपी की इकाई को हाईजैक करके भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव बैठ गए हैं। नरेंद्र तोमर भी आए थे, लेकिन उनको चुनाव में उतार दिया। इसके अलावा संगठन की ओर से भी कम से कम आधा दर्जन लोग हैं। तो पूरी की पूरी सारा फोकस, आप मध्य प्रदेश के किसी जगह जाइए, शिवराज सिंह बहुत छोटे साइज में आ गए हैं, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े साइज में है। लेकिन और मोदी के मन में मध्य प्रदेश बैठाया जा रहा है। अब ये कोई नहीं जानना चाहता कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। अच्छा सर, थोप रहे हैं कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश। जैसे सर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर हम फैक्ट से बात करें तो पिछले 15 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 विजिट्स मध्य प्रदेश में हुई हैं। एक ग्वालियर वो आए सिंधिया स्कूल के 125वीं जयंती पर, और चित्रकूट में आए। वो गैर राजनीतिक, उन्होंने उसको कहा कि ये गैर राजनीतिक है, और ऐसा कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरैक्शन या मैसेजिंग वहां से हुई भी नहीं। और अभी 12 तारीख को दिवाली है, 11 को छोटी दिवाली है, धनतेरस है उससे पहले, तो ये फेस्टिवल सीजन है। 4 दिन पूरा 4-5 दिन वैसे चलेगा। और दिवाली के अगले रोज भी गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये तमाम चीजें होती है, तो पब्लिक रैलीज करना मुश्किल लगता है। उस दौरान शायद प्रधानमंत्री यहां नहीं आएंगे। 4 तारीख हम सुन रहे हैं कि रतलाम में शायद आ सकते हैं, तो 1 या 2 दौरे ही उनके, या 3 होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो कैसे प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है जब इतनी रैलीज यहां नहीं कर पाएंगे, वो आएंगे ही नहीं। और गुजरात, वहां छत्तीसगढ़ में भी नहीं गए हैं, 7 दिन बाद चुनाव है। देखिए, आप जरा पीछे चलिए, प्रधानमंत्री कितनी बार आए हैं पिछले महीनों में, लगातार मध्य प्रदेश आए हैं। नहीं सर, पीछे तो आए, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो पूरा अपना काम कर चुके हैं। उन्हें जिस तरह का जो फोकस करना चाहिए था, जिस तरह की कारपेट बॉम्बिंग उन्हें और अमित शाह को करनी थी, नहीं। लेकिन सर, कर्नाटक में अगर हम देखें या बाकी चुनाव में देखें, जैसे हिमाचल में देखें, तो जो
पीक जब इलेक्शन का फाइनल फेज आता है तो उस समय अल्टीमेट बॉम्बार्डमेंट प्रधानमंत्री और अमित शाह के और टॉप लीडर्स की होती है। लेकिन अभी ऐसा लगता है, मैं आपको दूसरी बात कहूं, होगा वही जी साइड से होगा। अच्छा, कारपेट बॉम्बिंग की जगह कवर बॉम्बिंग होता है ना, जो ये आसपास जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। फोकस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही है उनके, भले ही वो महाराष्ट्र में बात करें, वो गुजरात में बात करें, केंद्र यही होगा। और उन्होंने टारगेट प्लान ऐसा किया है कि प्रधानमंत्री कहीं रहे, फोकस, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ा प्लेयर है इसमें, और वो प्ले कर रहा है कहीं भी हो, वो मीडिया मध्य प्रदेश को सेंट्रल। तो मेरा नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन जो है सर वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, केंद्र की योजनाओं पर और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स का जिक्र ना करते हुए, जो भी 15 साल 18 साल में कुछ तो अचीव किया ही होगा, और जो फ्लैगशिप जो अभी स्कीम बताया जा रहा था जिसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, उसका जिक्र ना करके क्या मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना संभव है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, संघ पीछे कितना है इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इन दोनों लोगों ने मिलकर तय किया है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो वरिष्ठतम नेता भी हैं को इंसल्ट करना है। मैं फिर कह रहा हूं, इंसल्ट करना तो है। क्या उनको इंसल्ट करके चुनाव जीता जा सकता है? वही कह रहा हूं कि इनकी कोशिश यही है। सबसे पहले उनका नाम नहीं लिया, सामूहिक नेतृत्व की बात आई। अब बाद में जब उन्होंने पलट के कहा, फिनिक्स का उदाहरण दिया और कहा मैं लौटूंगा, तब उनकी मर्जी के टिकट बटे, और कल जो आखिरी टिकट आया वो भी शिवराज सिंह की मर्जी का है। लेकिन इन दोनों नेताओं ने और उनके दोनों मंत्रियों ने पूरी कोशिश ये की है कि किसी तरह शिवराज सिंह को लेट डाउन करे। कहीं भी कोई भी होर्डिंग है, वो आदमी जिसने अपने को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहनी योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, हम शिवराज सिंह की भूमिका को नकार नहीं सकते। तो सर ये मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी फ्लॉड नहीं है, फिर गलत स्ट्रैटेजी नहीं है? ये इनको अलग करने की आदत है उनको, ये क्योंकि वो एक प्रयोग उन्होंने गुजरात में किया, उसके आधार पर यहां वो पूरी तरह नहीं कर पाए, लेकिन वो ये ट्रायल केस है कि अगर मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस तरह दबाव डाल के शिवराज सिंह जैसे बड़े नेता को किनारे करके अपमानित करते जीत लेते हैं, तो ये समझ लेना कि गुजरात मॉडल पीछे हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश मॉडल चलेगा और पूरे देश में कहीं भी बीजेपी का कोई रीढ़ वाला नेता खड़ा नजर नहीं आएगा। नहीं सर, मेरा सवाल एक और है, फिर उसके बाद हम कांग्रेस की बात करेंगे कि ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है कि ना तो पूरी तरह से खुद आगे आना है, मतलब क्योंकि आपने कहा कि दबाव में आकर फिर शिवराज सिंह चौहान के टिकट्स दिए गए, 5th लिस्ट में जो आई, 6th लिस्ट जो आई, जो फाइनल लिस्ट आई, और उससे पहले भी जब शिवराज ने कहा कि मेरे हिसाब से सारे टिकट दिए गए, उनको भी टिकट दिया गया। उससे पहले जो है शिवराज को बिल्कुल मतलब असमंजस में रखा कि टिकट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और फिर फाइनली मतलब ये कहना कि ये कंट्रोल भी उनका। तो ये क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? क्या इस स्ट्रैटेजी के दम पे चुनाव जीतना पॉसिबल है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी उन्होंने वो चित और पट दोनों को अपने कंट्रोल में रखा है कि अगर वो नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके विधानसभा चुनाव जीत लेते हैं तो फिर ये जो मैंने कहा कि हर राज्य में पूरी स्टेट लीडरशिप खत्म, और अगर वो हार जाते हैं तब ये कहेंगे कि हमने तो पहले 2 लॉट में टिकट दिया, उसके बाद आपने किया है, आपकी पसंद के टिकट है, क्योंकि चौथी सूची पूरी तरह शिवराज सिंह की है, बाद में सारे टिकट शिवराज सिंह की पसंद के आए हैं। ये बराबर पर बड़ा बैलेंसिंग गेम खेला, हारे तो शिवराज और जीती तो मोदी। सर, जीतने के लिए तो एफर्ट्स लगते हैं ना, तो वो एफर्ट शायद हुए हैं, कितने हुए हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हार अगर गए तो उसके जवाब की तैयारी पहले हो रही है। हाँ, वो तो सीधा है, मतलब पहले आपने अपमानित किया लगातार, मतलब शिवराज सिंह कम से कम अमित शाह से तो बहुत वरिष्ठ है, और उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया था और हमने सबने देखा, अब उसके बाद एकदम बात पलटी, और जो उन्होंने चाहे वो जो कह भी दिया उन्होंने कि जो हमने कहा वो सेंट्रल लीडरशिप ने किया है। अब यहां पर 50-50 का गेम है, फोकस पूरा नरेंद्र मोदी है, कहीं चले जाइए, किसी जगह जाइए, केंद्र की योजना, शौचालय की बात तो होगी लेकिन लाडली बहना की बात नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है। अगर जीत गए तो मोदी, हार गए तो शिवराज जिम्मेदार, इनकी योजनाएं जिम्मेदार, कल को यही लोग कहेंगे। अब आप देखिए, जो आप, मैं एक बात और जोड़ रहा हूं कि असत्य का आधार लेके दोनों, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे गृह मंत्री हो, अब कल उज्जैन में कहा कि कांग्रेस महालोक का विरोध कर रही थी, मतलब इस तरह की चीजें जो आप कह रहे थे राम मंदिर पे, ये धर्म की तरफ ले जाकर के ये समझते हैं कि जनता पूरी तरह मूर्ख है। जो लोग देख रहे हैं, जो जान रहे हैं
जब सबने देखा है कि बनाने वाली कंपनी गुजरात की, ठेका वहां का है, अब किसका बात कर रहे हैं, किसको झूठ कह रहे हैं? मेरा अगला सवाल वही होना था, लेकिन कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से होना था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में, और महाकाल घोटाले को एक मेजर मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाने की कोशिश की है। अभी गृह मंत्री आए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो महाकाल लोक का विरोध कर रही थी। क्या आपके नजरिए से, आपकी समझ से आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं बनने देगी, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा बन के चला जाएगा? महाकाल लोक का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और राम मंदिर निर्माण का मुद्दा चल जाएगा। देखिए, कोशिश यही है जी। और इसीलिए महाकाल के दरबार में जाके गृह मंत्री ने झूठ बोला है, क्योंकि सब जानते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तब फंड रिलीज किया गया और सैंक्शन हुआ, टेंडर के वो सब शर्तें तय हुई, सब कुछ हुआ है। तो ये तो एकदम असत्य है। अब उसके लिए उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वो आतंक ये करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, आज कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है कि यूनिटी नहीं है जी। भले ही मजाक में खड़े होकर कहते हैं, जब कपड़े फाड़ने की बात कमलनाथ और दिग्विजय सिंह करते हैं जी, तो इससे गलत मैसेज जाता है। संसाधनों में कांग्रेस बहुत पीछे है। अगर बीजेपी 100 रुपए खर्च कर रही तो उनके 20 रुपए का दिखता है मैदान में जी। यूनिटी लीडर्स में नहीं है, स्टेट के लीडर्स सब अलग अलग चल रहे हैं जी। सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे, उन पर भी सवाल उठा, बीजेपी ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया, उन्होंने किया है। आज सबसे बड़ी जरूरत है, 15 दिन है कुल जी। इन 15 दिनों में कांग्रेस को सिर्फ महालोक नहीं, महाकाल का महालोक नहीं, व्यापम से शुरू करना है। उन्हें डंपर पे आना है, उन्हें खनन पे आना है, उनको नर्सिंग पे आना है, उनको पटवारी भर्ती स्कैम है, पटवारी भर्ती पे चारों तरफ है, खरीद पे आना है चारों तरफ। नर्मदा जो जिसका बेटा खुद को मुख्यमंत्री हमारे कहते रहे, उसका जितना दोहन हुआ है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इन चीजों को कितना, क्योंकि आपस में लड़ने का समय अब नहीं है कांग्रेस को। अगर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, सर आप हमको बताइए, करना तो चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस में सामर्थ्य और क्षमता है करने की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बीजेपी का कंपैरिजन करें, उनके सामने उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन जनता, अगर कांग्रेस जनता तक जाए, मध्य प्रदेश की जनता नाराज है, जनता के मन में गुस्सा है, ये हम और आप भी देख चुके हैं और सब जगह दिख रहा है। क्योंकि जो कहा गया वो नहीं किया गया। मान लीजिए बहुत अच्छी 1250 रुपए आपने दिए और दीवालों पर लिख रखा है कि अब मिलेंगे 3000 जी। ये आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन वायदा कर सकते हैं तो हो जाता है। सवाल यह है कि कांग्रेस ये पूछ पाएगी कि डॉक्टर क्यों नहीं है, कांग्रेस ये पूछ पाएगी कि स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, कांग्रेस ये पूछ पाएगी कि जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, कांग्रेस ये पूछ पाएगी कि क्या पटवारी बिना घूस लिए काम कर रहा है। ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस को उठानी है। अब कांग्रेस कितना कर पाती है ये कांग्रेस पर डिपेंड करता है। अगर कपड़े फाड़ते रहे तो मैं ये साफ कहता हूं कि 89 का उत्तर प्रदेश दोहरा दिया जाएगा। और अगर ठीक हो गए, जनता इनके साथ है, जनता में गुस्सा है, जनता परेशान है, आप जाएं हम जाएं, बात वही हो रही है। लेकिन कांग्रेस को अगले 15 दिन सब कुछ भूल के यूनिटी तो दिखानी पड़ेगी, यूनिटी दिखानी पड़ेगी और जैसे इजराइल लड़ रहा है आज अपने, उसी तरह का हमला करना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी को मैदान में उतरना तो पड़ेगा, मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे। जैसे कि अरुण दीक्षित जी ने बताया कि ये पूछना तो पड़ेगा कि आखिर डॉक्टर्स क्यों नहीं है, टीचर्स क्यों नहीं है, पटवारी बिना घूस किए काम क्यों नहीं करते हैं, कोई भी परीक्षा बिना घोटाले के होती क्यों नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ये सवाल उठाने के लिए सक्षम है, और अगर यदि सक्षम है तो क्यों नहीं कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में शासन रहा है, लगभग 20 साल से 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान का शासन रहा है। और यह सवाल स्वाभाविक है, अगर 18 साल के शासन के बाद सरकार की उपलब्धियां ना गिनाई जाएं और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएं, तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। और वो कॉन्फिडेंस शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियों पर शायद नहीं है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।